नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। स्वामी समूह द्वारा ऑनलाइन कृष्ण बनो प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह रसोई बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वामी समूह के डायरेक्टर कमल प्रकाश कृष्णानी, वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी, मंगलम के दीपक साधवानी, सिंधी लेडीज क्लब की अध्यक्षा दिशा कृष्णानी ने पुरस्कार वितरित किए। गिरधर तेजवानी ने कहा कि बच्चों में कृष्ण जन्माष्टमी में भाग लेना भारतीय समाज व संस्कृति को बचाने का संदेश देना मुख्य कारण है। बच्चों के साथ अभिभावक गण इस पूरे प्रक्रिया में साथ लगते हैं, उससे मन में सुकून मिलता है। कमल प्रकाश ने कहा कि नई पीढ़ी में संस्कार डालने का मुख्य मकसद है बच्चों के मन में सकारात्मकता का भाव पैदा होना। ऐसी प्रतियोगिता कराने के लिए सभी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। दिशा कृष्णानी ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को ऐसी प्रतियोगिता में भाग दिलाकर संस्कारवान बनाना चाहिए। कृष्ण बनो प्रतियोगिता में बच्चों की शानदार 103 प्रस्तुति में निर्णायकों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जो बच्चे राधा कृष्ण बनकर टॉप रहे, उन्हें मंगलम व रसोई द्वारा पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम विजेता जिया, द्वितीय तरुण व तृतीय विजेता हिमाद्री रहे। वह टॉप 20 में नव्या, टिशा, स्नेहल, मन सचिव, काविश, अनन्या, अवन्या, नाविका, अंजलि, यदवी, शिवाय, रुद्रांश, परिधि, तनिष्का, लाव्या, देवांश, प्रद्युमन, कियान को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंच संचालन सृष्टि जैन, मुस्कान अग्रवाल ने किया। विशेष सहयोग राजीव शर्मा, सुनील यादव, दुर्गेश डाबरा, रमेश रावत, नितेश भड़ाना, नितिन मेहरा आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वामी न्यूज के द्वारा आयोजित कृष्ण बनो प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वामी न्यूज के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, उनकी पत्नी प्रियंका कृष्णानी, अजमेरनामा.com के संपादक गिरधर तेजवानी और दिशा प्रकाश कृष्णानी ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार विजेताओं को पारितोषिक वितरित किया। साथ ही टॉप 20 में आए बच्चों को भी पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर कमल प्रकाश कृष्णानी ने बच्चों की हौसला अफजाई की। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्वामी न्यूज की टीम में सुनील यादव, दुर्गेश डाबरा, रमेश रावत, सृष्टि जैन, मुस्कान अग्रवाल, नितेश भड़ाना, नितिन मेहरा आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये जाता है कि यदि हम कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, हमें कर्म करना ही है, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारी जो सीमा है उससे बाहर हम जा नहीं पा रहे, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम पूरा मिल नहीं रहा है, या हम असहाय महसूस कर रहे हैं, तो तत्क्षण आप अपनी सारी क्षमता, सारी योग्यता, सारी बुद्धि, सारा मन, पूरे मनोयोग के साथ में ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। जैसे ही आप ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी अपने आप रक्षा करेगा। वो सिर्फ तभी तक देखता है जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं, जब तक आप लड़ रहे हैं, और ये आपको स्वतंत्रता है जीवन में और वो हमें करना ही है। लेकिन जब भी हमें लगे कि हम कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं तो हमें ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। आप देखिए, ईश्वर चमत्कार करेगा ही करेगा। स्वामी न्यूज़ एंड देन स्वामी ग्रुप की तरफ से कृष्ण बनो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी ऑनलाइन। उसमें 20 बच्चे जो हैं कॉन्सलेशन प्राइज़ में आ गया है और 3 बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से पुरस्कृत किया गया, उनका मनोबल बढ़ाया गया। आज ये प्रतियोगिता का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा हुआ था और आज सब बच्चे आए और बच्चों में मनोबल दिखा, बच्चों में बहुत ज़्यादा चीज़ दिखी कि हाँ, बच्चे ऑनलाइन में भी आगे आ सकते हैं। कार्यक्रम को करने के लिए निश्चित रूप से पूरी टीम काम करती है। जब पूरी टीम, जब सृष्टि जैन ने आज इस मंच का संचालन किया, गिरधर तेजवानी जी इस कार्यक्रम के अतिथि रहे, अध्यक्षता एक छोटी सी बच्ची ने, राधिका ने की। इस पूरे कोऑर्डिनेशन को, उसको पूरी टीम को कोऑर्डिनेशन करने के अंदर, पूरे जो बच्चों को जोड़ने के अंदर, बच्चों की एंट्रीज लेने के अंदर मुस्कान अग्रवाल ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके अलावा एडिटिंग के जो दोनों टीम के बच्चे हैं, यादव और रावत, दोनों ने बहुत ही अच्छे ढंग से उन बच्चों की प्रस्तुतिकरण में किया। राजीव जी और भड़ाना ने भी इस पूरे कार्यक्रम को पूरा बच्चों को किस तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस दी जाए, उन सारी सब चीज़ों को काम किया। और इसमें कोई भी कार्य करने के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन लगता है। रसोई और मंगलम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस पूरी स्पॉन्सरशिप कर इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम करने में अपनी योजना को अंजाम दिया। धन्यवाद। करने के लिए निश्चित रूप से हमारी टीम के पुराने दुर्गेश डाबरा ने भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। राजीव जी भी इन पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेशन करने में रहा।
जजेस का भी धन्यवाद जिन्होंने जजेस ने इस पूरे कार्यक्रम में बच्चों के साथ में इंसाफ करते हुए करा, और निश्चित रूप से 10 की जगह 20 भी करने पड़े, परंतु निश्चित रूप से जजेस का भी सजेशन था कि 10 की जगह 20 करो, क्योंकि बच्चों के साथ में न्याय नहीं होगा 10 साल। किशनगढ़ में रहने वाले एक विवाहिता ने अपने पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से इस विवाह को निरस्त कराने की मांग की। सर, मेरी बच्ची की शादी 2019 में 1 जनवरी को इरफान शेख पुत्र इकबाल मोहम्मद के लड़के के साथ हुई थी। तो शादी मैंने कर दी। उसके बाद 4 महीने मेरे पास बच्ची रही, फिर मैंने आती जाती ससुराल भेजने लग गया। 1.5 साल करीब रही। 1.5 साल में पति के पास 7 महीने रही तो वो लड़का मेरी बच्ची को ये बातें बोल चुका कि भाई मेरा शरीर काम नहीं करता, इसलिए मैं तेरे से बातचीत नहीं करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ। तो बच्ची बहुत परेशान हो गई। 1.5 साल तक हमारे को बताने की कोशिश करी, पर उसने कुरान की कसमें ये डला दी, इसलिए ये 1.5 साल निकाल के और उसके बाद ये मतलब घर वाले को बताई बातें। उसके बाद में मैंने जाके इकबाल मोहम्मद शेख को जाके बोला कि भाई तेरा लड़का इस पोजीशन पे है तो अपन कोई दवाई दारू दिला रहे हैं। तो वो बोल रहा है मेरे लड़के में कोई कमी नहीं है, मेरा लड़का बिल्कुल ठीक है और किसी चीज़ की कोई बुखार ही नहीं है, काहे की मैं दवाई दे रहा हूँ। मगर भाई ऐसी बात है, बुखार नहीं दिलाना तो फिर वो लड़का 1.5 साल पत्नी उसके पास रह के आई तो वो शरीर संबंध क्यों नहीं बना रहा है, बातचीत क्यों नहीं कर रहा है, उस लड़की का हाथ क्यों नहीं लगा रहा है। क्या बोला ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो नहीं है। तो उसने हमारे समाज वाले के दो आदमियों के सामने बैठ के बात करी कि बोला मेरे लड़के से मैं बात करी तो बोल रहा है कि मैं पढ़ाई में धंधे में दिमाग लगाया, इसलिए मैंने मतलब कोई शरीर संबंध नहीं बनाया, वो नहीं करी। फिर मैंने समाज वाले और मेरे रिश्तेदारों के कहने से मैंने 5 दिन फिर घर पे भेज दी। तो 5 दिन रह के आई, उसमें भी वो लड़का कोई भी शरीर संबंध नहीं बनाया और वापस बच्ची आके पोजीशन वही बताई जो पहले थी, वही पोजीशन अभी है। तो उसके बाद मैंने उसको बोला भाई अपन चलें, समाज के 5 आदमी तेरी तरफ से ले ले, 5 मेरी तरफ से ले ले और डॉक्टर को चल के अपन दिखा देते हैं। और डॉक्टर इसमें कोई मिस्टेक बताता है तो 1-2 साल के लिए मैं रिश्ता रोकने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर जैसे मेरे पास गारंटी लेगा वैसे मैं आपके पास गारंटी ले लूँगा। 2 साल के बाद जैसे डॉक्टर कहेगा वैसे मैं बच्ची को भेज दूँगा ससुराल, रिश्ता नहीं बिगाड़ूंगा। तो उसने बोला मैं दिखाऊँगा ही नहीं बिल्कुल। 19 अप्रैल को मतलब 17-18 हमारे समाज के लोग थे, उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरी समाज बेड़ी कर नहीं सका मैं। तो छाने चुप के करके 18-19 आदमी वही आपकी तरफ से बेड़े करके वहाँ मेरे को बुलाया। फिर 19 अप्रैल में मैं बोला कि बच्ची को भेज दो, मैं लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भेजने को तैयार हूँ। पर बच्ची को जब भेजूंगा कि पहले डॉक्टर की लड़के की चेकअप कराओ, तो वो बोल रहा मैं चेकअप नहीं कराऊंगा। मगर आप चेकअप नहीं कराओगे, क्यों नहीं कराओगे कि मेरे बेटे को बुखार ही नहीं है, काहे की चेकअप कराओ। तो अब जब ये लड़की बोल रही है कि वो ये लड़की को वो लड़का बोल चुका कि मेरा शरीर काम नहीं करता, इसलिए मैं तेरे से बातचीत नहीं करता हूँ। तो मैंने तो उस पर नकुंचन का भी आरोप नहीं लगाना, पर इस बात जो बोल रहा है उस हिसाब से नकुंचन ही होता। जब भी वो लड़की 1.5 साल कन्या उसके पास रह के आ गई तो कोई शरीर संबंध नहीं बता रहा, बातचीत नहीं कर रहा है। तो फिर समाज वाले ने बोला मेडिकल रिपोर्ट, मैं मेडिकल के लिए उसको बोला था सर, जो अगला समाज के आदमियों के सामने मेरे को मना कर दिया कि मैं मेरे बेटे की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं कराऊंगा, नहीं जांच कराऊंगा। मेरी नाबालिग अवस्था में शादी हुई। दोस्ताना संबंधों के कारण मेरी 1 तारीख 1 महीना 2019 को मेरी शादी हुई। और मैं इस शादी को शून्य करना चाहती हूँ। मेरा पति इरफान शेख वह शरीरी संबंध से दुर्बल है, वो नपुंसक है, वह मेरे साथ ज़िंदगी नहीं बिता पा रहा है। अब मैं इस शादी को शून्य कराना चाहती हूँ। भारतीय किसान संघ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर 8 सितंबर को किसानों द्वारा किए जाने वाले विशाल धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी। भारतीय किसान संघ की प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय लेने के बाद भारतीय किसान संघ द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 सितंबर को अपनी मांगों को लेकर देश के प्रत्येक जिले में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में किसानों द्वारा सरकार से लाभकारी मूल्य की मांग की जाएगी। भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों की जो लाभकारी मूल्य की मांग है, किसान अपने उत्पादन को लागत मूल्य में उसका लाभकारी जोड़कर सरकार से मांग करता है कि उसको लाभकारी मूल्य दिया जाए। एमएसपी किसानों के लिए मात्र एक छलावा है। तो सरकार से लाभकारी मूल्य लेने के लिए भारतीय किसान संघ ने केंद्र में अपने निर्णय के अनुसार
8 सितंबर 2021 को देश के समस्त जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना कोविड के नियमों की पालना करते हुए अहिंसात्मक दृष्टि से लोकतांत्रिक पद्धति से किसान अपने अधिकारों की मांग के लिए जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश के माननीय कृषि महोदय के नाम ज्ञापन माननीय जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे। एमएसपी पर सरकार न तो सभी जिन्स का एमएसपी निश्चित करती है और जो एमएसपी है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जबकि किसान की लागत उससे बहुत अधिक रहती है। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और किसान की स्वयं की मेहनत ये सब लगते हुए न्यूनतम मूल्य उसके साथ चला हुआ है और न सरकार उस मूल्य पर खरीदती है। हमारी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें नहीं चाहिए, हमें उसका लाभकारी मूल्य चाहिए और लाभकारी मूल्य ही नहीं, सरकार लाभकारी मूल्य पर अपनी खरीद भी सुनिश्चित करे कि किसान अपने घर के अतिरिक्त जो फसल बेचना चाहे उसको मंडी में, व्यापारियों में अथवा सरकार अथवा किसी भी एजेंसी को उस पूरी खरीद की प्रक्रिया को अपने। राशन डीलर्स ठेकेदार के बीच चल रहा विवाद आज समझौता वार्ता के तहत समाप्त हो गया। इस पर राशन डीलर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि माल की नियमित सप्लाई का ठेकेदार द्वारा आश्वासन दिया गया है। राशन डीलर और ठेकेदार के बीच चल रहे विवाद को लेकर आज राशन डीलर द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम पर प्रदर्शन किया गया। इस पर राशन डीलर और ठेकेदार के बीच में माल की नियमित सप्लाई के बारे में समझौता वार्ता तय हुई। राशन डीलर ने बताया कि ठेकेदार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप अगर माल की सप्लाई नहीं होती है तो ठेकेदार के विरोध में रूपरेखा तैयार कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। राशन डीलरों के समस्या थी वितरण को लेके और जो विगत कई महीनों से चली आ रही थी, आज ठेकेदार जी के साथ बैठ के वार्ता की गई है और इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो जुलाई अगस्त और का गेहूं नहीं पहुंचा है दुकानों पे उसको नियमित रूप से ये 11 तारीख तक अजमेर शहर की समस्त दुकानों पे पहुंचा दिया जाएगा। अगर नहीं पहुंचाते तो ये स्वयं दोषी है। वितरण व्यवस्था की जो गड़बड़ाई है वो ठेकेदार जी के किन कारणों से ये खुद ही अवगत करा सकते हैं। इस मामले को लेके हमारी जो समस्या थी कि जो महीने के मतलब जुलाई अगस्त का जो अभी तक गेहूं नहीं पहुंचा दुकानों पे, डीलर परेशान हो रहे हैं, उपभोक्ता उनको परेशान कर रहा है। डीलर क्या जवाब दे उपभोक्ताओं को जब दुकानों पे माल ही नहीं पहुंचेगा तो दुकानदार कहाँ से दोषी है। सप्लाई संबंधी जो समस्याएं आ रही थी उस पर हमारा सब लोगों का बैठ के उसमें विचार हुआ है और कुछ एक तो जैसे दुकान वाइज थी उस मसले में हो गई सारी बातें, तो आगे मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या हमारे देंगे। नहीं काम करें नहीं जो रोज समय मिलता है, जो आदेश मिलता है उसकी पालना में हमें भिजवाना पड़ता है। अगस्त में कारण मूल तो ये रहा कि 10 तारीख से लेके और 20 तारीख से लेके और आने वाली 11 तारीख तक काम बाधित रहा था। तकरीबन 22 दिन काम बंद है। टोंक जिले के देवली कस्बे में हुई पुजारी की हत्या के विरोध में पुष्कर सर्व ब्राह्मण और पाराशर समाज द्वारा आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। टोंक जिले के देवली कस्बे में पुजारी की हत्या के विरोध में पुष्कर सर्व ब्राह्मण पाराशर समाज और तीर्थ पुरोहित संघ की ओर से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ब्राह्मण समाज के द्वारा सरकार से मांग की गई कि पुजारी के परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। देवली में ब्राह्मण समाज का विकलांग पुजारी गोपाल जी पाराशर, जिसको असामाजिक तत्वों ने पीट कर जन्माष्टमी के दिन जान से ख़त्म कर दिया, तो उसके लिए हमने आज एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि आश्रित के परिवार को भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपए एवं एक सरकारी नौकरी एवं दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जावे, अन्यथा भारतवर्ष का ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन प्रदर्शन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ब्राह्मण समाज की तरफ से और पाराशर समाज की तरफ से हमने ज्ञापन दिया और हत्यारों को सख्त से सख्त सजा और 50 लाख का मुआवजा बच्चों को दिया जाए, परिवार को दिया जाए और एक को सरकारी नौकरी दिया जाए, ये हमारी मांग है। अष्टमी के दिन टोंक जिले के देवली कस्बे में महादेव के पुजारी विकलांग व्यक्ति गोपाल जी पाराशर की कुछ लोगों ने मारपीट कर हत्या कर दी थी। उससे तमाम ब्राह्मणों में आक्रोश है और अभी तक उन तमाम आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। आज हमने पुष्कर एसडीएम साहब के माध्यम से सर्व ब्राह्मणों की तरफ से और तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर एक अल्टीमेटम प्रशासन के माध्यम से सरकार के पास में भिजवाने का प्रयास किया है।
के हत्यारों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करे और पीड़ित मृतक परिवार के आश्रितों को 50 लाख रुपए का तुरंत प्रभाव से सरकार के अनुदान के रूप में मुआवजा दिया जाए और आश्रित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। यही सर्व ब्राह्मण लोगों ने, विप्र बंधुओं ने और तीर्थ पुरोहित संघ ने पुष्कर एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से समस्त मोबाइल मिल्क पार्लर का शुभारंभ किया गया। डेयरी द्वारा वैन के जरिए आम जन तक डेयरी प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाएंगे। स्वागत की कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा श्री राजूराम जी चौधरी पधारे और हमारे एमपी साहब का माल्यार्पण स्वागत है। श्री राजूराम जी चौधरी प्रभारी पिंडाई। श्वेता जी से अनुरोध करूंगा आप भी श्रीमती चौधरी साहब को अपना पुष्पहार भेंट कर करें। हाँ जी नितिन जी क्या होता है? दर्शकों, जिस प्रकार से आप देखते हैं अजमेर दूध डेयरी की ओर से सरस मोबाइल मिल्क पार्लर का आज शुभारंभ किया जा रहा है। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के कर कमलों से ये मोबाइल वैन का उद्घाटन किया जा रहा है और उसके पश्चात में ये मोबाइल वैन शहर के जो चिन्हित स्थान है वहाँ पर दिखाई देगी। आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़ के लाइव कार्यक्रम माध्यम से द्वारा आज इस वैन का फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे माननीय चेयरमैन साहब, एमडी साहब। ये अजमेर शहर में इस प्रकार की 6 वैन अलग अलग जोन में प्रारंभ की जाएगी। ये अजमेर डेयरी का प्रगति का अगला पायदान है। इसमें आज अजमेर डेयरी ने ये अगले पायदान पे कदम रखा है और उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं माननीय चेयरमैन साहब अपने और एमडी साहब विकर कमलों से आज फीता काटकर इस वैन को आगे बढ़ाएंगे। सर इधर आए। सभी प्रेस साथियों से अनुरोध है कि आप सभी पधारे और आज इसके भव्य आगे जाओ नरेश जी थोड़ा सा लेकिन आ रही है। चेयरमैन साहब और एमडी साहब के कल्पों द्वारा वैन का फीता काटकर प्रारंभ किया जाएगा। ये पीछे ले लेना। हाँ इसी में बैठे थे कि इसी में माल सर आप माननीय चेयरमैन साहब और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी जी और एमडी साहब के कलमों द्वारा इस वैन का शुभारंभ विधिवत रूप से फीता काट कर किया जा रहा है। आपने देखा कि मोबाइल वैन का यहाँ पर शुभारंभ हो चुका है और यहाँ पर जो एमडी हैं अजमेर दूध डेयरी के और चेयरमैन हैं दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, देखिए मोबाइल वैन का क्वालिटी कंट्रोल जिस प्रकार से दर्शकों आप देख रहे हैं कि देखिए अजमेर दूध डेयरी की ओर से सरस पार्लर मोबाइल पार्लर का उद्घाटन हुआ है और ये वैन यहाँ से रवाना की जाएगी। जो अजमेर दूध डेयरी के अध्यक्ष हैं रामचंद्र चौधरी, उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस वैन को रवाना किया जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये नहीं मैं कोई कार्यक्रम में करूँगा।
अजमेर डेयरी के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम दिन है कि हम लोग सरस आपके द्वार योजना के अंतर्गत सरस के सारे 45 प्रोडक्ट हर घर पे हर द्वार पे पहुँचे। उसके लिए जो है ये मोबाइल यूनिट हमने शुरू किया। आज आप सबका प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह, प्यार बना रहेगा और अजमेर शहर के हर घर घर तक ये जो है हमारी आइसक्रीम, 2 तरह की आइसक्रीम अभी बन रही है, कैंडी और आपकी कॉर्न और कप। कॉर्न में भी 5-6 वैरायटी है। एमडी साहब पूरा डिटेल से बताएंगे कि हम कई मिला हुआ है मैंने पूर्वा को कौन, ठीक है। और दूसरा ये आपके जो है फ्लेवर्ड मिल्क, बटर, दूसरे जो उत्पाद हैं जो लो टेम्परेचर पर रखना ज़रूरी है, तो ये पूरे शहर में अलग अलग जगह घूमेगी। उसकी एक कॉपी अभी हम आपको देंगे। पूरे शहर में 12 घंटे तक चलेगी। सुबह 8:30-9 बजे शुरू होगी और अजमेर डेयरी की तरफ से आएगी, पूरे शहर में घूमेगी। आखिरी पड़ाव इसका रात को वहाँ रहेगा उस चौपाटी पे, और उसके पहले का पड़ाव यहाँ का रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अजमेर ज़िले के शहर के उपभोक्ता बंधुओं हमारे सरस उत्पाद का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। यदि आप लोग अजमेर शहर के जो बंधु नागरिक उपभोक्ता सरस का उत्पाद खरीदते हैं तो यहाँ का जो लाभांश का पैसा अजमेर ज़िले के पशुपालकों के घर जाएगा, उनकी जेब में जाएगा। यदि अमूल और दूसरे ब्रांड आप लेते हैं तो उसका पैसा गुजरात जाएगा। इसलिए अजमेर शहर के उपभोक्ताओं से, ज़िले के उपभोक्ताओं से मेरी करवद प्रार्थना है कि आप बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपका थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलेगा और आप इसको परचेज करेंगे। क्वालिटी में हमने पहले भी कहा है कि हमारे 45 प्रोडक्ट इस देश के कोई भी नामी ब्रांड है उससे कंपटीशन कर ले। ब्रांड हमारा जो है नंबर 1 है, क्वालिटी हमारी नंबर 1 है और प्रोडक्ट में जो है भाव भी हमारे कम है उनसे, हमने उनके प्राइसेस भी कम रखी। तो ऐसी स्थिति में अजमेर वासियों के लिए अजमेर सरस डेयरी एक सौगात पेश कर रही है और आने वाले 1 महीने में हमारा प्रयास होगा कि हर एक गली मोहल्ले में रोज़ जावे और उपभोक्ताओं की मांग को पूरी करें। और इसमें जो है जितना उनका हमको सुझाव मिलेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और हिंदुस्तान की नंबर 1 ब्रांड होगी। हम तो यही कहते हैं कि ऐसे इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये आज इतना हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी साल भर में पशुपालकों के 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 240 करोड़ रुपए जो है वो अनुदान देते हैं। 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 240 करोड़ का अनुदान है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 महीने का अनुदान 84 करोड़ जारी किया है। उसी के बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा पूरा भरोसा है हमको, हमारे काम पे, हमारी क्वालिटी पे और हमारे पैरामीटर्स जो हमने अडॉप्ट किए हैं और हमारे प्लांट पे भी भरोसा है कि 13 कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी लाए हैं और उसको हमने यहाँ अडॉप्ट किए। अजमेर डेयरी और यहाँ के अजमेर शहर के उपभोक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अभी भी हमारे चेयरमैन साहब ने एक मोबाइल सरस पार्लर का उद्घाटन किया हुआ है। ये जो वाहन है ये एक विशेष तौर से अजमेर शहर के जो उपभोक्ता हैं उनको घर घर तक सरस के उत्पाद पहुँचाने के लिए एक व्यवस्था करी हुई है। एक तरह से ये सरस की घर पहुँच सेवा है। अगर ये हमारा जो प्रयोग है सफल रहा है तो इस तरह की गाड़ियों की संख्या हम और बढ़ाएंगे ताकि उपभोक्ताओं के घर तक हम पहुंच सके। अजमेर डेयरी का इतिहास है कि ग्राहकों के लिए हमेशा समर्पित रहा है। महात्मा गांधी का भी कहना था, आपको पता होगा, कि ग्राहक जो है वो किंग है, कस्टमर इज किंग। और महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि जो ग्राहक है वो एक आपके प्रीमिसेस में वीआईपी है। अब प्रीमिसेस का टाइम तो रहा नहीं क्योंकि कंपनियों को बाहर आना पड़ रहा है। इसी क्रम में अजमेर डेयरी अपनी सेवाओं को और बढ़ाने के लिए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए मोबाइल पार्लर का आज हमने शुभारंभ किया हुआ। पार्लर के माध्यम से अजमेर डेयरी के समस्त उत्पाद जिसमें आइसक्रीम, पनीर, श्रीखंड, दही, छाछ, दूध, घी समस्त उत्पाद उपलब्ध होंगे। इसके अंदर डीप फ्रीज की भी व्यवस्था है, कोल्ड चेन की भी व्यवस्था है। इसीलिए ये हमारे उत्पाद जो हैं हर ग्राहक तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था इसके माध्यम से की हुई है। इसके लिए आपके माध्यम से हम एक पूरा शेड्यूल देंगे
शेड्यूल के अंदर हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में जो उसके पहुंचने का टाइम है वो निर्धारित होगा। मतलब उस निर्धारित समय पे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा कि सरस का वाहन अब आने वाला है। अधिक फीस वसूली के विरोध में अभिभावकों द्वारा मयूर स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस खबर को स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। अब यहाँ देख रहे हैं मयूर स्कूल के बाहर हम खड़े हुए हैं और मयूर स्कूल पर अभिभावकों द्वारा यहाँ जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। फीस को लेकर के जो फीस की मांग लगातार प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही है, निजी स्कूलों द्वारा की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि किस्तों में फीस लेने का, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा एक मुश्त फीस मांगी जा रही है, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि अजमेर में अभिभावकों द्वारा हर निजी स्कूल के बाहर अपना विरोध दर्ज कराया जाता रहा है और इसी को लेकर के आज यहाँ मयूर स्कूल के बाहर आप देखिए कि यहाँ भी अभिभावक पहुँचे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिनके छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। स्कूल प्रशासन लगातार फीस की जो मांग कर रहा है उसको लेकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभिभावकों द्वारा बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि किस्तों में फ़ीस का भुगतान करना है 100%, लेकिन स्कूल द्वारा अन्य चार्ज लगा करके और फीस वसूली की जा रही है। अभिभावकों ने जिस प्रकार से बताया है कि क्या विरोध किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभिभावक एकत्रित हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ अभिभावक पहुँचे हैं और लॉकडाउन के चलते जिस प्रकार से इनकी परेशानी थी हम मयूर अभिभावक संघ के प्रतिनिधित्व मंडल को लेकर के हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और फीस में जो इन्होंने बढ़ोतरी करी है 10% की इस कोरोना काल में, एक तो हमारा उसका विरोध है। दूसरा, एकेडमिक सेशन 12 महीने का होता है, ये 15 महीने की फीस वसूल रहे हैं। 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका 12 महीने की जगह ये 15 महीने की फीस वसूल रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो फीस पहले 3-3 महीने की हमसे ले रहे थे, अब इन्होंने उसको 6 महीने की कर दिया है, जो कि इस कोरोना काल में 6 महीने की फीस भरना अब हर किसी आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। कैसे ना कैसे करके आज हम यहाँ पर फीस जमा करा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे ये मुद्दे थे मेन की फीस को एक तो 12 महीने की ली जाए, 15 महीने की नहीं ली जाए और जो बच्चे टीसी मांग रहे हैं उन्हें टीसी दी जाए। दूसरा, फीस में बढ़ोतरी जो इन्होंने 10% की करी है वो ना करी जाए। चौथा मुद्दा है कि जो यहाँ पर फीस ये ले रहे हैं हमसे, उस फीस को ये कम करें और उसमें हमें हर को डिस्काउंट दिया जाए, जो कि फीस नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या करा है, हमको सारे जवाब गोलमोल दिए, हमें लिखित में कोई जवाब नहीं दिया है। और हमारे जो 1 साल से मयूर अभिभावक संघ जो यहाँ पर इनको मेल वगैरह कर रहा है, पत्रावली जारी कर रहा है, उसका कोई भी संतोषजनक जवाब ये नहीं दे रहा है। स्कूल प्रशासन से आप मिले, वार्ता हुई, क्या रहा? वार्ता हुई, कोई भी वार्ता सफल नहीं हुई। इन्होंने गोलमाल जवाब दिया। इन्होंने बोला हम आगे जाकर के बात करेंगे, फिर बताएंगे। स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो हमसे मिलने नहीं आए, जबकि वो स्कूल के अंदर ही है। तो ये कह रहे हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, वो क्लास ले, जो भी इन्होंने बहाना बनाया है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी बात सुने, हमें संतोषजनक जवाब दें। दूसरा, जो फीस इन्होंने 6 महीने की एक साथ लेना चाह रहे हैं हमसे, उसे ये वापस से 3-3 महीने की करें। इन्होंने जो बढ़ोतरी करी है फीस के अंदर इस कोरोना काल में 10% की, उस फीस की बढ़ोतरी को ये कम करें। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है अभिभावक संघ को इनके बोर्ड के अंदर बैठाने की, उस हमारा अभिभावक संघ जो हमने बनाया है उसको भी उस बोर्ड के अंदर बैठाएं और हम उसके साथ में ये जो भी निर्णय लें उस निर्णय को लें। मतलब अभिभावक को तवज्जो देनी चाहिए, हमारा मेन उद्देश्य यही है, जो कि ये नहीं दे रहे हैं। हम लोग प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग सिर्फ स्कूल से एक डिमांड रख रहे हैं कि हमें जो भी क्लैरिफिकेशन है वो हमें दे दी जाए। उसमें हमने सिर्फ ये मांगा है कि एक तो पेरेंट्स एक्ट के लिए जो टीचर्स के लिए जो रहता है उसमें जो संघ होता है, जो पेरेंट्स के लिए जो रूल्स होते हैं कि हाँ ये हमें मालूम पड़े कि इससे हमारे क्लैरिफिकेशन हो सके। जो समिति होती है स्कूल की तरफ से जो प्रेजेंट करती है स्कूल के स्टूडेंट्स की तरफ से, वो हमें नहीं बताई जा रही है, क्लैरिफाई नहीं किया जा रहा है। और स्कूल में फीस बढ़ा दी है। अभी कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ, एज यू ऑल इकोनॉमिकली सभी जने डाउन हुए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमें क्लैरिफिकेशन मिले कि हमारी फीस क्या है और क्या स्ट्रक्चर है, वॉट एवर दैट इज़, हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। वो लेकर है जहाँ 6-6 महीने की फ़ीस जमा कराने के लिए इन्होंने बोला। इनफैक्ट है ना, ये लोग जब सेशन स्टार्ट किया था तब ये हमको बता सकते थे कि मार्च तक की इतनी फ़ीस है, 25% ऑफ है। अब ये बोल रहे हैं कि अब ना मार्च तक की जो फ़ीस हम लोगों ने पहले डिपॉजिट कराई थी ना 2020 में, बस उसी तक था 25%, अब नहीं है। और अब जब 15% करना चाहिए, 15% ना करके उन्होंने 10% इंक्रीज़ कर दी है वो, और फिर 5 अक्टूबर तक फ़ीस को डिपॉजिट कराने को भी बोला है। स्ट्राइक द टर्फ पंचशील अजमेर में इवेंट इंडस्ट्रीज की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है।
स्ट्राइक द टर्फ पंचशील अजमेर में इवेंट इंडस्ट्रीज की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। इस जगह पर अन्य और भी खेलों का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें प्रदेश के बाहर से भी इंडस्ट्रीज और कंपनी के लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इवेंट इंडस्ट्री का क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है जिसे ऑर्गेनाइज करवाया है। एक्चुअली क्या है, जयपुर में तो हर साल होता है, तो अभी इस बार हमारे जो जयपुर के भाई बंद हैं उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि भाई अजमेर के लोगों से भी करवाते हैं। तो अजमेर में भी हो रहा है। यहाँ पे हमारे बॉक्स क्रिकेट लीग एंड हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो हैं श्री विनायक, अर्था इवेंट और हमारे स्टार क्वीन गार्डन, और उसके अलावा बहुत सारी टीम्स ने पार्टिसिपेट करा है, जिसमें इवेंटर्स की काफ़ी सारी टीम्स हैं, कुछ हमारे कोऑर्डिनेटर्स की टीम है, एंकर्स की टीम है, और सारी टीम्स में डिफरेंट लोग हैं और अमेजिंग हो रहा है, मज़ा आता है देखने में। और शाम को होने का फ़ायदा ये है कि भाई एक तो धूप से बचाओ, गर्मी से बचाओ, क्योंकि अभी मौसम बहुत गर्म है। तो नाइस फीलिंग, नाइस वाइब, नाइस इनिशिएटिव। ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, बहुत अच्छा है और आई जस्ट होप कि हम हर साल करें। उसके लिए कहना चाहूँगी कि ये बॉक्स अच्छा है और क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि वही है ना कि शाम के टाइम पे अगर आप किसी गार्डन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर पहले आप अरेंजमेंट करो, लाइटें लगवाओ, टेंट लगाओ, मतलब वो इवेंटर का काम पहले करो, फिर आप खेलो। तो उससे बेटर है कि आप एक अजमेर में एक अच्छी जगह बनी है जो हमारे स्वामी वालों ने ही बनवाई है, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स जो हैं यहाँ पे आके आप खेल सकते हो। आपको बुकिंग करनी है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आइए, अपने कलीग्स के साथ आइए और आपको बस खेलना है, मस्ती करनी है। इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, इफ़ यू वांट टू हैव अ चिल टाइम, देन यू कैन कम हियर इन दिस बॉक्स एंड प्ले एनी स्पोर्ट विच यू लाइक। टूर्नामेंट तो क्रिकेट बॉक्स के अंदर हो रहा है, पंचशील के अंदर, और बॉक्स का एक्सपीरियंस अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं प्लेग्राउंड में तो खेलते ही हैं, पर यहाँ का एक अलग एक्सपीरियंस है। और हम लोगों के साथ जो स्पॉन्सर्स हैं या जो हमारे पावर्ड बाय जो सब हैं, उनको मेल के साथ फीमेल को जोड़ा है, तो फीमेल होने से ग्रेसफुल रहता है पूरा मैच और उनके ऊपर ही सारा दामोदमार है। गर्ल्स अगर अच्छा प्ले कर जाती हैं तो टीम का स्कोर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हर जगह तो बेस्ट है और जिनकी है प्रॉपर्टी वो बहुत अच्छी चीज़ बनाई है इन लोगों ने। और हेल्थी और फिजिकली अभी बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज पे अपन लोग हैं, इस स्टेज पे हेल्थ और फिजिकली दोनों मेंटेन होता है। यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, पंचशील में है, और जो सिनेमा हॉल है उसके बाहर जो बॉक्स बना हुआ है, ये 1 सितंबर से 5 है, आज सेकेंड डे है। जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंस डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसकी वजह से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर का कार्य बहिष्कार लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसकी वजह से इलाज करवाने आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नाराज डॉक्टर्स ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है तथा मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। 3 दिन पूर्व महिला मरीज की मौत के बाद परिजन व डॉक्टर्स में मारपीट हुई थी, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। यहाँ जैसे कि हमारे आपको दिनांक 21 तारीख को हमारे 2 साथियों के साथ मारपीट हुई थी, इसके विरोध में हम सभी रेजिडेंट साथी हड़ताल पर उतरे थे। तो जो हमारी मांगे थी उन पर आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब तक कार्रवाई नहीं होती है तो पीड़ित मामलों को ध्यान में, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी चालू रहेगी और बाकी रूटीन कार्यों का बहिष्कार हो जाएगा। ये तभी स्थिर है, न ज़्यादा खराब हुई है कल से और न अच्छी हुई है, स्थिर हालत है। ये प्रशासन से है, अस्पताल प्रशासन थोड़ी गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार तो प्रशासन करेगा। राजस्थान परिवहन निगम की ओर से पूर्व में आयोजित मोक्ष कलश यात्रा की शुरुआत की गई। इस कलश यात्रा में कलश के साथ हरिद्वार तक 2 व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। राजस्थान परिवहन निगम की ओर से पूर्व आयोजित मोक्ष कलश यात्रा की पुनः शुरुआत की गई। इस संबंध में स्टेशन इंचार्ज रोमेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा में एक कलश के साथ 2 यात्री निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, जिन्हें बस के द्वारा हरिद्वार ले जाया जाएगा और वहां से वापस अजमेर लाया जाएगा। ये व्यवस्था पूर्व की व्यवस्था है जिसको सुचारू किया गया है। लॉकडाउन के अंदर मोक्ष कलश योजना चालू की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, जिसके अंदर निगम के अंदर ये योजना के तहत मोक्ष कलश यात्रा हरिद्वार के लिए थी, जिसके अंदर 1 कलश और 2 यात्री फ्री थे। लेकिन यूपी सरकार द्वारा परमिशन ग्रांट नहीं होने के कारण ये सेवाएं रुकी हुई थी, जो आज को विधिवत रूप से पुनः चालू किया गया है।
जो कलश रुके हुए थे उनको आज इनको वापस हरिद्वार के लिए इनको आज भेजा जा रहा है उनको आज, जिसके साथ उनके 2 यात्री और 1 कलश भेजा जा रहा है, जिनको कलश को वहीं विसर्जित करके आएंगे और 2 यात्री पुणे वापस निःशुल्क आएंगे। टोटल कितने यात्री है? यहाँ पे टोटल 8 यात्री हैं और 4 कलश हैं। 1 कलश भीलवाड़ा से आया, 3 कलश हमारे अजमेर से हमारे। किस तरह का संपर्क किया था आपने इनसे? इनको दूरभाष से संपर्क किया गया था। 140 आदमियों की लिस्ट थी, जिसमें 131 आदमियों से दूरभाष पे कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा संपर्क साधा गया था, जिनमें से सिर्फ ये 4 यात्री हैं जिन्होंने हरिद्वार जाने की सहमति अपनी जाहिर की गई थी। इन्हें तारीख बता दी गई थी, आज 3 तारीख के टाइम दिया गया था इनको 1:15 का, जो आज ये बस हमारी रवाना होने जा रही है। ये राजस्थान सरकार की तरफ से जो योजना चलाई गई है निःशुल्क अस्थि कलश हरिद्वार तक पहुंचाने की, उसी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर हम जा रहे हैं। तो ये अच्छी योजना है और सरकार की तरफ से पीड़ितों के लिए या व्यथित लोगों के लिए एक अच्छी योजना है, जिससे कि वो सुविधापूर्वक आसानी से हरिद्वार तक अपने अस्थि विसर्जन करके आ सके। मेरा 18 वर्षीय पुत्र है जो कोरोना काल के दौरान 3 अप्रैल को चला गया, उसकी अस्थियां मैं हरिद्वार विसर्जन के लिए लेके जा रहा हूँ। बच्चे के इलाज के नाम पर पर्वतसर निवासी आरोपी द्वारा 6 लाख रुपए हड़पने का मामला किशनगंज थाने में दर्ज हुआ। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचशील निवासी आशीष राजौरिया ने किशनगंज थाने में 60,000 रुपए हड़पने का मामला दर्ज कराया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्वतसर निवासी मोइनुद्दीन जावेद नामक व्यक्ति ने पीड़ित से बच्चे के इलाज के लिए 6 लाख रुपए उधार लिए थे और जब परिवादी ने पैसे मांगे तो आरोपी देने से मना कर रहे हैं। इस संबंध में किशनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। न्यायालय से 156(3) के तहत एक प्रकरण आया है, जो श्री आशीष राजौरिया पुत्र श्री चंद्रशेखर राजौरिया उम्र 40 साल निवासी A 403 पंचशील नगर अजमेर ने एक रिपोर्ट दी है। आरोपी गण मोइनुद्दीन सीमा जावेद रुखसत साइयों का बाड़िया डाडोता का बास परबसर जिला नागौर के खिलाफ कि इन्होंने बताया कि मेरे 4-5 लड़कियों के बाद में एक लड़का पैदा हुआ है जिसके दिल में छेद है और उसके इलाज के लिए 5-6 लाख रुपए की आवश्यकता है, 6 लाख रुपए की। तो परिवादी को विश्वास में लेकर इन्होंने परिवादी से 6 लाख रुपए ले लिए, जिसमें 3 लाख रुपए के इनको चेक भी दिए हैं और अब वो पैसे परिवादी इनसे पैसे मांग रहा है तो पैसे नहीं दे रहे हैं। परिवादी ने जब उनके निवास स्थान के आसपास जाके पूछताछ की तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि इन लोगों ने पहले भी कई लोगों से पैसे ले रखे हैं और जो दिन में घर में नहीं मिलते, वो रात को देर रात से पर आते हैं और सुबह जल्दी निकल जाते हैं। इस बात को लेकर ये प्रकरण दर्ज कराया है, जो थाने में प्रकरण दर्ज हो गया और जांच अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। परिवादी पंचशील नगर का है आशीष राजौरिया। इसमें 420, 406, 467, 468, 471 और सहयोगियों के लिए 120। विजयनगर क्षेत्र में 2 आरोपियों द्वारा आतंक मचाने के विरोध में कस्बे वासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। विजयनगर क्षेत्र में 2 आरोपियों द्वारा आतंक मचाने के विरोध में विजयनगर वासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। कस्बे के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि सूर्या गैंग के नाम से विख्यात 2 आरोपी सुरेश गुर्जर और कालू गुर्जर द्वारा लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है और शहर में आतंक मचाया जा रहा है। साथ ही कस्बे वासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें पुलिस की संलिप्तता भी है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले लंबे समय से एक अपराधी सुरेश गुर्जर नाम के और कालू गुर्जर सूर्य गैंग के नाम से जो एक शांतप्रिय नगरी है विजयनगर में, उन्होंने आतंक मचा रखा है और आए दिन कई प्रकार के अपराध करके ज़मीनों पे कब्जे करना, आए दिन गाड़ी चढ़ा देना, किसी पे धमकाना, 307 इस प्रकार के आदतन अपराधी है जिनके ऊपर 10 से 12 केस चल रहे हैं और हमने एसपी साहब से निवेदन किया है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जिस प्रकार से उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे जो पार्षद रहे हैं दातार सिंह जी, उन्होंने अपने स्वयं के प्लॉट पे ऊपर वो जब 4 दीवारी का निर्माण कर रहे थे तो उस दरमियान उन्होंने हमला किया और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभी वो भीलवाड़ा में एडमिट है और उसमें जिस प्रकार से पुलिस की लापरवाही और संलिप्तता पाई गई तो हमने उसके बारे में भी एसपी साहब से निवेदन किया है कि एक अपराधी की हिस्ट्री शीट खोली जाए और तुरंत गिरफ्तार किया जाए, वरना विजयनगर को बंद करने के लिए भी वहाँ के सारे जो 35 समाज के लोग, व्यापारी समाज के लोग हैं, वो तैयार हैं। तो एसपी साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि
थानेदार को हटाने के लिए आश्वस्त किया है और कहा है कि 3 दिन के अंदर 100% गिरफ्तारी होगी जो भी अपराधी हैं, और उनकी हिस्ट्री शीट नहीं खुली, उनकी हिस्ट्री शीट भी खोलने का एसपी साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है। लोग यहाँ एसपी साहब से न्याय मांगने के लिए गुहार लगाई है कि जो विजयनगर में आतंक फैला रखा है सुरेश गुर्जर ने, और ये इसकी पूरी गैंग, और इसको जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि व्यापार में पूरा विजयनगर का व्यापार तबाह हो रहा है और सारे व्यापारी, सारे 36 कौम के लोग इन लोगों से दुखी हैं। इसलिए निवेदन किया हमने एसपी साहब से कि इनको तुरंत गिरफ्तार करें, दोषी के खिलाफ सजा दे के दोषी को, और इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। थानेदार अगर संरक्षण दे रहा है और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम विजयनगर को भी बंद कराएंगे, आसपास में अजमेर जिले को बंद कराएंगे, उसके बाद सीएम तक हम जाएंगे, आईजी के पास जाएंगे, डीजी के पास जाएंगे और सीएम। 15 महीने के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 61,000 के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी के खिलाफ 15 गवाह पेश किए गए। 15 महीने के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी बच्चे को कुरकुरे दिलाने के बहाने ले गया था और बच्चे के साथ कुकर्म किया। अदालत ने आरोपी को 61,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी के खिलाफ 15 गवाह पेश किए गए थे। 18/2/2019 की घटना है। पुलिस थाना बिनाई का मामला था, ग्राम बडली का। वहाँ एक 15 महीने का बच्चा जिसको पड़ोसी दुर्गा लाल ये कह के ले गया कि मैं कुरकुरे दिला के लाता हूँ, और अपने घर पे ले गया और उस बच्चे के साथ कुकर्म किया, जिस पर आज पोक्सो संख्या 2 न्यायालय श्री राजेश चंद्र गुप्ता जी ने अहम फैसला सुनाया। दुर्गा लाल को इसमें आजीवन कारावास व 61,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें कुल 15 गवाह और 28 दस्तावेज प्रदर्शित। स्वामी न्यूज के योगा व स्वास्थ्य कार्यक्रम में योगाचार्य द्वारा मन और तन को नियंत्रित करने के लिए योगासन की जानकारी दी गई। जिनके बाइंटे आते हैं, बाइंटे, वे लोग तो इसका अभ्यास रोज 20-20 बार किया करें, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम का। जिनको क्रैम्प्स कहते हैं, क्रैम्प्स, ये बड़ा खतरनाक होते हैं। एक बार में ऐसा झटका लगाते हैं, व्यक्ति को सोचने में नहीं आता मैं करूं क्या। किसी के काफी देर तक चलते हैं, किसी के 2 मिनट में ठीक हो जाते हैं। तो क्रैम्प्स किसी को आ रहे हैं, बाइंटे आ रहे हैं, तो पैर की 2 उंगलियां, इन छोटी वाली को छोड़ करके इन 2 उंगलियों को यूं अच्छे ढंग से दबा दें। बाइंटे आना, क्रैम्प्स आना बंद हो जाएंगे। ऐसे दबाया करें, बाइटों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन की, अगर आपके यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी का, बच्चे का अथवा बड़ों का भी, कई बुजुर्ग और बीमार हो जाते हैं, उनका बिस्तर में पेशाब निकल आता है रात को या कई बार उठना पड़ता है, तो ये वाली उंगली जो आप यूरिन के लिए दिखाते थे, इसके ठीक ऊपर ये वाला जोड़ है, यहाँ पर आपको दबाना है कई बार। ऐसे ही दूसरा वाला जोड़ है, यहाँ पर आपको दबाना है कई बार। ये यूरिन की प्रॉब्लम को ठीक ही कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, कई बार से मतलब आपको 50 बार दबाना है इधर, 50 बार इधर, 50 बार इधर और 50 बार इधर। इस तरह से आप यदि दबाएंगे तो यूरिन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यूरिन की, चाहे वो यूरेटर्स की, यूरेथ्रा की हो, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। चलेंगे। सबसे पहला संतुलन का आसन, गो रक्षासन। दोनों पैरों के ऐसे दोनों नीचे के तलवों के भागों को आप मिला देंगे, और मिलाने के बाद धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाएं। एड़ियों पर अपने गुदाद्वार को, नितंबों को रखें। कोशिश करें घुटनों को और खोलें। संतुलन वाले आसन, शरीर में संतुलन, स्थिरता बनाने और चंचलता को दूर करने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास। ये गोरक्षासन है। गोरखनाथ जी हुए थे हठ योग के एक नाथ परंपरा के योगाभ्यासी, एक योगी। एक मत्स्येंद्र नाथ जी हुए थे, एक भैरवनाथ जी हुए थे।
भैरवनाथ जी को तो आप जानते हैं, वैष्णो देवी जी के मंदिर के ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, लेकिन गोरखनाथ जी और मत्स्येंद्र नाथ जी, इसको आप कोशिश करें इसको और खोलने की पूरा एक 180 डिग्री हो जाए। तो गोरखनाथ जी के नाम से ये गोरक्ष आसन है या गोरख आसन है। दूसरा मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम से अर्ध मत्स्येंद्र आसन या मत्स्येंद्र आसन है। ये 2 हठ योगियों के नाम से 2 आसनों का अभ्यास। इस तरह से जब यहाँ होने लगे तो फिर इनको हाथों को भी आप जोड़ करके सामने की ओर देख सकते हैं। संतुलन बढ़ाने वाले आसन धीरे धीरे छोड़े। इससे क्या होगा, पैरों की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इतनी अच्छी बढ़ जाएगी कि आप काफ़ी घंटे तक भी यदि एक जगह कभी आपको खड़ा रहने का अवसर हो तो आप थकेंगे नहीं, ये बात पक्की हो गई। इसको गोरख आसन कहते हैं या गोरक्ष आसन कहते हैं। इतना जब बन जाता है तो हाथ ऊपर करके देखें। ये तैयारी बता रहा हूँ कि कैसे तैयारी की जाती है, ये आसन का भाग नहीं है, तैयारी है कि आप कितना बैलेंस बना सकते हैं। फिर आपको लगता है कि हाँ मेरा तो शरीर पर कंट्रोल है, अब कंट्रोल है तो फिर अपना आसन में आ जाएंगे। दाएं पैर को नीचे ही रखें, बाएं पैर को ऊपर उठा करके ऐसे जंघा पर रख लेंगे। धीरे धीरे इसको सीधा कर लेंगे और जब सीधा कर लेंगे तो हाथों को भी जोड़ लेंगे। धीरे धीरे बैलेंस बनेगा, जरूरी नहीं है पहले दिन आपका बन जाए। और प्रसन्नता के साथ सामने एक बिंदु पर टिका के रखें अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को। ऐसे भी रख सकते हैं और नमस्ते की मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे छोड़ने के लिए आप हाथों को यूं रखें और फिर वापस आ जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर से सक्रिय हो जाते हैं और अच्छे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो फिर दोनों पैरों को सामने करके आपको करना चाहिए एक पाद स्कंद आसन। वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। एक बाएं वाले पैर को उठा करके कोशिश यूं करनी चाहिए कि ये पीछे की तरफ जाए। हर बार इसको यूं कोशिश करनी चाहिए कि ये पीछे की तरफ जाए। तो जब अच्छा अभ्यास हो जाता है पीछे ले जाने का तो फिर धीरे धीरे ला करके ऐसे सिर पर लगा देते हैं और फिर ऐसे हाथ यूं निकाल लेते और सामने गर्दन करके ऐसे नमस्ते की मुद्रा में आ जाते हैं। थोड़ी देर रुक जाते हैं। ये सबसे नहीं हो सकेगा, लेकिन बच्चों को तो कम से कम इसका अभ्यास कराएं। बच्चे यदि 4 साल से ऊपर के हो चुके हैं धीरे धीरे छोड़ देंगे। 5 साल से ऊपर के हो चुके हैं तो उनका अभ्यास आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी धीरे धीरे इसको यूं ले जाने का अभ्यास करते हैं। बड़े लोग भी जो फ्लेक्सिबिलिटी जिनके अंदर आ गई है आसनों को करने से, वे लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। करना चाहिए कुछ कुछ दिनों में, जब लगता है कि शरीर पर नियंत्रण बढ़ा है तो करना चाहिए। फिर धीरे धीरे थोड़ी देर में, शुरुआत में तो आप 3-5 सेकंड ही रोक पाएंगे, लेकिन फिर थोड़े दिनों में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी तो फिर आप इसको लंबा समय भी रोक सकते हैं। इतना गर्दन सीधी, अच्छा खासा खूब समय रख सकते हैं। मतलब ये तो केवल छोटा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।